कभी एक ऐसे दौर की कल्पना कीजिए जहां ज्ञान ही सबसे बड़ी दौलत हो और कला अपनी बुलंदी पर हो। ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। ये भारत का वो स्वर्ण युग था जिसके नायक थे सम्राट विक्रमादित्य। लेकिन इस शानदार युग के पीछे असली ताकत थे 9 लोग, 9 ऐसे जीनियस जिन्हें दुनिया आज नवरत्न के नाम से जानती है। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या ये सच में मुमकिन है कि सिर्फ 9 लोग मिलकर एक पूरे दौर को, एक स्वर्ण युग को बना दें? तो चलिए आज इसी दिलचस्प सवाल का जवाब ढूंढते हैं और सम्राट विक्रमादित्य के उन 9 अनमोल रत्नों की कहानी में उतरते हैं। सबसे पहले चलिए उस माहौल को समझते हैं जहां ये सब कुछ हो रहा था, यानी भारत का स्वर्ण युग। ये एक ऐसा समय था जब तलवार से ज्यादा कलम की ताकत थी और ज्ञान को किसी भी खजाने से कहीं ज्यादा कीमती माना जाता था। और इस स्वर्ण युग के केंद्र में थे सम्राट विक्रमादित्य। वो उज्जैन से शासन करते थे और उन्होंने एक ऐसा दरबार बनाया जहां हुकूमत और ज्ञान एक साथ चलते थे। वो विद्वानों और कलाकारों के बहुत बड़े समर्थक थे और उन्हीं के राज में न्याय और विज्ञान ने खूब तरक्की की। और यहीं से जन्म हुआ नवरत्न के आइडिया का। इसका मतलब है 9 रत्न। ये सिर्फ कोई टाइटल नहीं था, ये उन 9 बेमिसाल लोगों का सम्मान था जो अपने अपने फील्ड के मास्टर थे। ये सिर्फ विद्वान नहीं थे, ये साम्राज्य के वो जिंदा हीरे थे जिनकी चमक आज तक फीकी नहीं पड़ी है। तो फिर इंतजार कैसा? चलिए एक एक करके मिलते हैं इन 9 रत्नों से। ये सिर्फ 9 लोग नहीं थे, बल्कि उस सुनहरे दौर के 9 मजबूत खंबे थे। इन्हें बेहतर ढंग से समझने के लिए हम इन्हें कुछ ग्रुप्स में देखेंगे। शुरुआत करते हैं उन साइंटिफिक दिमागों से। सबसे पहले महान आर्यभट्ट। इन्होंने मैथ्स और एस्ट्रोनॉमी की दुनिया ही बदल दी। दुनिया को समझाया कि सूर्य और चंद्र ग्रहण क्यों होते हैं। फिर थे वराहमिहिर, जिन्होंने आसमान के ग्रहों से लेकर धरती के अंदर छिपे राज तक सब पर काम किया। और फिर आते हैं धन्वंतरी, जिन्हें हम आज भी आयुर्वेद और सर्जरी का पिता मानते हैं। मतलब इन तीनों ने मिलकर ब्रह्मांड से लेकर इंसान के शरीर तक हर चीज की नींव रख दी। अब जरा आर्यभट्ट की प्रतिभा का एक छोटा सा नमूना देखिए। उन्होंने पाई, हाँ वही पाई, उसका मान 3.1416 तक, मतलब दशमलव के 4 अंकों तक बिल्कुल सटीक निकाला था। ये कोई छोटी बात नहीं थी। उस जमाने के हिसाब से तो ये एक बहुत बड़ी छलांग थी। और ये नंबर आज भी हम सबके काम आता है। ये दिखाता है कि उस दौर की सोच कितनी आगे थी। अच्छा, अब बात करते हैं उन रत्नों की जिन्होंने शब्दों और विचारों से इतिहास बनाया। इस ग्रुप में सबसे पहला नाम आता है महाकवि कालिदास का। भारत के शेक्सपियर कहे जाते हैं। उनकी रचना अभिज्ञान शाकुंतलम आज भी दुनिया के लिटरेचर का एक नगीना है। फिर थे अमर सिंह, जिन्होंने संस्कृत भाषा की पहली डिक्शनरी या कह लें थिसॉरस, अमरकोश बनाई। और इनके साथ थे एक शपनक, जो जैन फिलॉसफी और लॉजिक के एक बहुत बड़े ज्ञानी थे। और अब हमारा आखिरी ग्रुप, ये वो महारथी थे जिन्होंने कला और समाज को एक नया रूप दिया। इनमें थे शंकु, जो आर्किटेक्चर और सिटी प्लानिंग के एक्सपर्ट थे। फिर थे घटखरपर, जो अपनी मजेदार और व्यंग्य से भरी कविताओं से समाज को आईना दिखाते थे। और आखिर में वेताल भट्ट, जिनका नाम हम सब ने मशहूर विक्रम वेताल की कहानियों में सुना है। ये कहानियां आज भी हमें जिंदगी और नीति की बातें सिखाती हैं। तो हमने इन 9 रत्नों को अलग अलग तो जान लिया, लेकिन इनकी असली ताकत इनके एक साथ होने में थी। अब ये समझते हैं कि कैसे इन 9 अलग अलग प्रतिभाओं ने मिलकर एक पूरे युग को गढ़ दिया। देखिए, विक्रमादित्य का दरबार कोई आम शाही सभा नहीं थी। वो तो ज्ञान की एक जीती जागती लैब थी। पहला कदम, इन सारे अलग अलग फील्ड के धुरंधरों को एक साथ एक जगह लाना। दूसरा कदम, जब साइंस, आर्ट्स और फिलॉसफी के आइडियाज आपस में टकराए और मिले, बस इसी मेलजोल से नए नए आविष्कार हुए, बेहतरीन रचनाएं बनी और आखिरकार इसी कलेक्टिव एनर्जी ने भारत के स्वर्ण युग को बनाया। चलिए अब इस कहानी के आखिरी हिस्से में चलते हैं। यहाँ हम देखेंगे कि इतिहास इस बारे में क्या कहता है और इन नवरत्नों ने हमारे लिए क्या विरासत छोड़ी है। यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है। देखिए, कहानियों में तो यही कहा जाता है कि ये 9 के 9 विद्वान एक ही समय में विक्रमादित्य के दरबार में थे। लेकिन कई हिस्टोरियंस का मानना है कि शायद ये लोग अलग अलग समय पर रहे हों और नवरत्न का आइडिया उस दौर की जबरदस्त इंटेलेक्चुअल ग्रोथ का एक सिंबल हो। पर बात चाहे जो भी हो, एक चीज तो पक्की है, ये कॉन्सेप्ट उस जमाने की महान बौद्धिक उपलब्धियों को दिखाता है। तो हम अपने पहले सवाल पर वापस आते हैं, क्या 9 लोग मिलकर एक स्वर्ण युग बना सकते हैं? जवाब है
हाँ, बिल्कुल बना सकते हैं, अगर उन्हें एक ऐसा लीडर मिले जो ज्ञान की कद्र करता हो। नवरत्न सिर्फ 9 लोग नहीं थे, वे भारत के ज्ञान और चेतना के प्रतीक थे। उनकी कहानी हमें बस एक ही बात याद दिलाती है कि सबसे बड़ा साम्राज्य ज्ञान का होता है और नवरत्न ही उसके असली सम्राट थे।